कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा विषय ले लेते हैं, मीन राशि पर कैसा प्रभाव रहेगा गोचरी गणना का जुलाई 2024 में। अब जो भी लोग मासिक राशिफल देखते हैं, छोटी सी प्रार्थना रहेगी, इस बात को समझिएगा, उससे बहुत ज़्यादा आपको मदद मिलेगी। बहुत अच्छे से जो मासिक राशिफल जो सेवा में आता है आप लोगों के, उसको बहुत अच्छे समझ पाओगे। स्कैनिंग की फील्ड में, स्कैनिंग विद्या में कभी भी नाम से कोई भी राशि काउंट नहीं करी जाती है। आपका नाम जो मर्जी आपने रखा हुआ है और आप ज़बरदस्ती अपने नाम के वर्णों को जो राशि के वर्ण होते हैं उनसे मिलाकर देखते हो और यह मान लेते हो कि हमारी तो यह राशि है क्योंकि नाम हमारा यह है, तो ये सीधा मार्ग नहीं है, क्योंकि कोई भी नाम से राशि काउंट नहीं होती है। अब राशि होती कौन सी है? राशि केवल और केवल चंद्र राशि ही काउंट करी जाती है। चंद्र राशि कौन सी होगी कि आपकी लगन कुंडली में चंद्रमा जिस मर्जी घर में बैठे हुए हैं, 12 घर होते हैं, 12 भाव होते हैं, 12 हाउस होते हैं, वहाँ पर अगर बैठे हुए हैं तो वहाँ पर जो एक में से लेकर अगर 12 अंक में से कोई भी एक अंक लिखा हुआ रहेगा, वही आपकी मूल राशि कहलाएगी। ध्यान रखिएगा इस बात का। और नाम आप कितने मर्जी रख लीजिए, जैसा मर्जी रख लीजिए, उसका कोई भी सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है। तो अगर चंद्रमा जहाँ आपकी कुंडली में बैठे हुए हैं वहाँ पर केवल अगर 12 अंक लिखा हुआ है तो ही 12 नंबर से राशि बनती है मीन, अंतिम राशि, तो आप मीन राशि के जातक कहलाओगे। दूसरी प्रार्थना यह रहेगी कि तो बताई हुई गोचरी गणना जो भी होती है, जो भी सावधानी होती है, वह सभी पर समान रूप से लागू होती है। मीन राशि के जितने जातक इस पृथ्वी पर मौजूद हैं वह उन सभी के लिए बताई जा रही है, ना कि किसी एक विशेष व्यक्तिगण के लिए। ध्यान रखिएगा इस बात का। और तीसरी प्रार्थना रहेगी, यह केवल मानसिक आधार पर कार्य करती है। जो भी गणना सामने निकल के आती है गोचरीय प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, वैसी वैसी भावना आपके मन में दस्तक देती है। और लगन कुंडली जो निजी कुंडली जैसी आपकी होगी, जैसा आपका सेल्फ कंट्रोल होगा, उस हिसाब से जो रिएक्शन आप करोगे तो यह माना जाएगा कि हाँ, कि चंद्र कुंडली के आधार पर यह अमुक फल अमुक व्यक्ति को प्राप्त हुआ। यानी मूल क्या निकलेगा? मूल यही निकलेगा कि गोचरीय व्यवस्था को समझने से ज़्यादा बेहतर है कि जो निजी कुंडली है आपकी, वो स्कैनिंग के पैनल पे डाली जाए और उसको बहुत अच्छे से समझा जाए। क्योंकि स्कैनिंग ऐसी विद्या है, जैसे उसको पैनल पे डाला जाता है तो सबसे पहले उसके जो पास्ट के जो कार्मिक लेयर हैं, पिछले जन्म के जो कर्म हैं, उनको समझा जाता है और फिर समझा जाता है कि क्या कारण रहे जो ऐसी ऊर्जा लेकर व्यक्ति का जन्म हुआ है अब, और ये परेशानी उसके जीवन में आ रही है। ध्यान रखिएगा इस बात का, क्योंकि मेरा अनुभव रहा है कि बहुत ज़्यादा मिसगाइड चल रहे हैं बहुत सारे लोग, बहुत सारे जातक, और परेशान रहते हैं। जो उनका है ही नहीं उस फल को देख के परेशान हुए जा रहे हैं और उपाय भी करे जा रहे हैं। यानी जो बीमारी है ही नहीं उसके अगेंस्ट में दवाई खाए जा रहे हैं, और दवाई जब खाई जा रही है उसके रिएक्शन होता जा रहा है, रिएक्शन बढ़ता जा रहा है, फिर रिएक्शन को दबाने के लिए पुनः दवाई खाए जा रहे हो और परेशान हो रहे हो व्यर्थ में। तो ध्यान रखिएगा इस बात का। और क्योंकि गोचरी गणना सारे इस पृथ्वी पर जितने मीन राशि, चंद्र राशि के जातक हैं उन पे काम करेगी, और लगन कुंडली केवल आपके ऊपर काम करेगी। आपकी लगन कुंडली का किसी से भी कोई सीधा संबंध नहीं है, केवल आपको छोड़ के। ध्यान रखिएगा, प्रार्थना रहेगी। अब इसमें जो जुलाई महीना है इसमें मूल क्या रहेगा? बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन निचोड़ क्या निकलेगा? निचोड़ यही निकलेगा कि लाभ देखने का समय आ चुका है। आप समझते हैं इसको कैसे? अब ये कुंडली देखिए, इसमें जो लगन भाव है, जब 12 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर राहुदेव बैठे हुए हैं, मीन राशि के राहुदेव बैठे हुए हैं और अभी बैठे रहेंगे। ये राहुदेव अगर लगन में बैठे हुए हैं तो व्यक्ति के पास किसी न किसी रूप में कल्पना के आधार पर, पिछले जन्म के पुण्यों के आधार पर कोई ना कोई शक्ति ऐसी ज़रूर आती है जिससे कि उसको पूर्व आभास करवा दिया जाता है कि यह दिशा ठीक है या नहीं है। यह प्रभाव लगभग सभी पे पड़ता है, और जातक अगर इसको पकड़ लेता है किसी अच्छे गुरु के मार्गदर्शन में तो बहुत सारी चीज़ों को व्यवस्थित कर सकता है, निचोड़ निकाल सकता है, एक पूर्व अभ्यास के द्वारा पूर्व अनुमान लगा सकता है। तो ये प्रभाव आपके ऊपर बनेगा ही बनेगा। और यह अवधि ऐसी रहेगी कि इसमें
आपको अपने और पराये का ज्ञान ये राहु देव करवा ही देंगे। तो जो आपका साथ छोड़कर जा रहा है तो आप दुखी मत होइए, क्योंकि आप जो हो बहुत अच्छे हो और उनका भाग्य में आपका जो साथ है वह नहीं लिखा है। तो परेशान मत होइएगा, आपके अंदर ये सामर्थ्य है कि आप दुनिया चला सकते हो। छोटे छोटे विषयों को लेकर कि मैंने तो ऐसा किसी को कुछ नहीं कहा, उन्होंने व्यर्थ में नाराज़गी मेरे को जताई और यहाँ से चले गए, अब आगे क्या होगा? आगे तो बहुत कुछ अच्छा ही होगा, ध्यान रखिएगा इस बात का। और ये स्कैनिंग की गणना है, गोचरी गणना, ये कोई ज्योतिष की गणना नहीं है, ध्यान रखिएगा। कोई भी सीधा संबंध नहीं है स्कैनिंग की फील्ड का और ज्योतिष विद्या का। अब हम आगे बढ़ेंगे दूसरे भाव में, जहाँ 1 नंबर लिखा हुआ है, मेष राशि है और स्वामी मंगल देव होते हैं और ये अपने ही घर में बैठे हुए, अपनी ही राशि में बैठे हुए। जब तक यहाँ पर ये बैठे हुए हैं तो धन प्राप्ति के संबंध में जो मैच्योरिटी होनी चाहिए हमारे पास वह नहीं आ पाएगी। यानी कि हम थोड़े से क्षेत्र को देख पाएंगे, हमारा जो विज़न है वो थोड़ा सा लिमिटेड बना रहेगा और एक प्रकार से हमारी जो बुद्धि है वह जैसे एक युवक होता है, युवा अवस्था का जो जातक होता है उसके जैसी बनी रहेगी। यानी कि बहुत दूर तक जो चलते हैं वह केवल मुस्कुराहट के आधार पर कार्य बनवा लेते हैं और यहाँ पर बहुत ज़्यादा तर्क वाली बुद्धि जागृत रहेगी। लेकिन जैसे ही 12 जुलाई आ जाएगी, 12 जुलाई से यहाँ जो बैठे हुए मंगल देव हैं, जिनको मार्ग नहीं मिल रहा था, अनुभव की कमी थी, वह आगे जाकर 2 नंबर राशि में, वृष राशि में शुक्रदेव के घर में देवगुरु बृहस्पति देव के साथ जाकर बैठ जाएंगे। अब मेहनत आपकी होगी, थोड़ी सी बढ़ेगी, लेकिन वह सही दिशा में लगेगी, क्योंकि यहाँ पर अनुभव जुड़ जाएगा। किसका अनुभव जुड़ जाएगा? देवगुरु बृहस्पति देव का। और जैसे ये दोनों ग्रह हो जाएंगे तो इनकी जो दृष्टि जो है वो आपस में मिश्रित हो जाएगी और मिश्रित दृष्टि का प्रभाव जहाँ पर 8 नंबर लिखा हुआ है वह 9वां भाव है, ये भाग्य स्थान है, वहाँ पर पड़ेगा। तो ऐसे समझ लीजिए कि अभी तक हमारी जो मेहनत है उसको जो दिशा प्राप्त नहीं हो पा रही थी, 12 जुलाई के बाद से और पूरे महीने तक ये बने रहेंगे, तो हमारा जो भाग्य के ऊपर एक प्रकार से बड़प्पन की ऊर्जा प्रभाव डालने लग जाएगी। और अब हमें यह पता होगा कि यहाँ पर इतनी स्ट्राइक करने से यह रिज़ल्ट मिलता है। पहले हम स्ट्राइक कर करके अपना एक्सपीरियंस बना रहे थे और उसमें निराशा भी हमारे साथ चल रही थी, तो अब थोड़ी सेटलमेंट होनी शुरू हो जाएगी। इसके पश्चात आगे बढ़ते हैं, जहाँ 3 नंबर लिखा हुआ है, यह आपका सुख स्थान है, आपकी निजी प्रसन्नता का भाव है। यहाँ पर 2 ग्रह बैठे हुए हैं, शुक्रदेव बैठे हुए और सूर्यदेव बैठे हुए। तत्व आधार पर ये दोनों ग्रह आपस में थोड़ा सा बैर रखते हैं, थोड़ा सा टकराते हैं। जब तक ये दोनों ग्रह बैठे रहेंगे तब तक जो लग्न भाव में, यानी जहाँ पर 12 नंबर लिखा हुआ है, मीन राशि के जो राहु देव हैं, वह कंप्लीटली आपको गाइड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन दोनों के यहाँ पर बैठने से आपको जो सिग्नल मिल रहे हैं वह थोड़ा सा कट के मिलेंगे या रुक के मिलेंगे, रेंज प्रॉपर नहीं आ पाएगी। लेकिन यह भी बहुत लंबे समय तक यहाँ पर जोड़ी नहीं बनी रहेगी, क्योंकि जैसे ही 7 जुलाई आ जाएगी, 7 जुलाई से शुक्र जो है वो आगे मूव कर जाएंगे 5वें भाव में, कर्क राशि में, और ऑलरेडी वहाँ पर बुध देव उनका इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही दोनों ग्रह यहाँ पर मिल जाएंगे तो जो 4th भाव में सूर्यदेव है वह अकेले हो जाएंगे। अब उनका जो डिस्टर्ब हो रहा था तत्व आधार पर शुक्रदेव से, शुक्रदेव है नहीं, तो वह क्या करेंगे, आपको जो सुख सुविधा का जो भाव आपने बना के रखा है या आलस्य का भाव बना हुआ है उससे बाहर निकालेंगे, प्रयास करेंगे। और वो चीज़ें अगर आपकी लगन कुंडली में भी बन रही होंगी तो उस आधार पर जो सूर्य देव का प्रकाश है वह 10वें भाव पर पड़ेगा। जैसे ही 10वें भाव पर पड़ेगा तो यह समझिएगा कि एक प्रकार से जो आपका कर्म क्षेत्र है, जो भी आपकी रोजी रोटी का साधन है, वहाँ जो भी अंधकार बना हुआ था वहाँ पर सूर्यदेव का प्रकाश पहुँचेगा और बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी। ध्यान रखिएगा इस बात का। जैसी 7 जुलाई आ जाएगी तो आपको यह प्रभाव देखने को मिलेगा। अब जैसे 16 जुलाई आ जाएगी तो सूर्यदेव यहाँ पर जो बैठे हुए हैं वह भी आगे मूव कर जाएंगे और वो आगे मूव करके कर्क राशि में पहुँच जाएंगे। अब आपके 5म शुभ त्रिकोण भाव पर 3 ग्रह आ जाएंगे कर्क राशि में, शुक्रदेव आ जाएंगे, सूर्यदेव आ जाएंगे और बुधदेव आ जाएंगे। अब पुनः प्रश्न उठता है कि जब ये दोनों ग्रह दोबारा इकट्ठे हो गए तो क्या यह दोबारा प्रभाव डालेंगे राहु देव पे?
प्रश्न आपका ठीक है, लेकिन बुधदेव एक ऐसे ग्रह हैं कि किसी के बीच में भी मित्रता करवा देते हैं, क्योंकि जो तत्व आधार पर जो आपस में दो ग्रह टकरा रहे थे ऊर्जा आधार पर, तो उनकी एक्स्ट्रा ऊर्जा को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये इनकी निजी प्रकृति बनी रहती है बुधदेव की, तो अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और ये 3 ग्रह जब बैठेंगे तो सीधा प्रभाव आपके लाभ स्थान पर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो रुके हुए जो लाभ हैं या रुके हुए जो पेमेंट्स हैं, पेमेंट्स में जो डिले है, कहीं पे भी आप जो पीडीसी चेक ले रहे हो और डाउट बना हुआ है कि चेक तो मिल गया है, पूछ के उन्होंने बोला है कि एक बार आप पूछ लीजिएगा इसको बैंक में लगाने से पहले, अपने अकाउंट में लगाने से पहले, तो वो डाउट आपका क्लियर कर देंगे। तीनों ग्रह की जो सम्मिलित दृष्टि है, यानी जो मूल बताया गया था लाभ देखने का समय आ चुका है, तो धीरे धीरे ऊर्जा प्रवाहित होनी प्रारंभ हो जाएगी। अब बुधदेव जो यहाँ पर कर्क राशि में बैठे हैं पंचम भाव में, यह भी जब 19 तारीख आ जाएगी, 19 तारीख से यह भी आगे मूव करेंगे। अब जैसे ही आगे मूव करेंगे तो ये सिंह राशि में चले जाएंगे, छठे भाव में चले जाएंगे जहाँ पर 5 नंबर लिखा हुआ है, 6th हाउस है ये। तो जब बुधदेव यहाँ पर चले जाएंगे तो पुनः ये दोनों ग्रह एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन बुधदेव जो है बुद्धिमत्ता के कारक हैं, तो ये ऐसा प्रबंध करके जाएंगे कि हाँ, मैं 19 जुलाई से लेकर जो है पूरे महीने तक, मंथ एंड तक सिंह राशि में बना रहूँगा। और बड़ी मुश्किल से मैंने पैचअप करवाया है दोनों प्लैनेट्स का एलिमेंट के बेसिस पे, तत्व आधार पर। तो अब मैं एक ऐसा प्रक्रिया करके जाऊंगा जिससे पुनः ये दोनों ग्रह केवल और केवल जातक को गोचरीय गणना के आधार पर लाभ देते ही रहें, ना कि जो है आपस में बातें करना शुरू कर दें, तुम्हारा ये तुम्हारा वो। तो ये प्रबंध बुधदेव करके जाएंगे। और याद रखिएगा कि बुधदेव हमेशा कमज़ोर की बजाय जहाँ ताकतवर ऊर्जा है वहाँ की तरफ जाते ही जाते हैं, ध्यान रखिएगा। और बुधदेव जब सिंह राशि में एक प्रकार से अकेले बैठे हुए हैं तो बहुत ज़्यादा ताकत इनमें आ जाएगी। अकेले बुधदेव, यानी कि एक विषय पर अगर बुद्धि लगाई जाती है बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर एक ही समय में 10 विषयों पर बुद्धि लगाई जाएगी और एक्सपीरियंस की कमी है तो उत्तम रिजल्ट नहीं आ पाते हैं। तो बुधदेव जैसे ही यहाँ पहुँचेंगे तो सिंह राशि के प्रभाव से बुधदेव के पास जो शीतलता और अग्नि, जो दोनों तत्व बने रहते हैं, आधे बने रहते हैं, यानी बुधदेव आधे ठंडे और आधे गर्म, तो यहाँ पर जो अग्नि तत्व उसको बल मिलेगा। अब जितने भी प्रकार से आपके जीवन में आलस्य बना हुआ है, कर्जा बना हुआ है, बीमारी बनी हुई है, शत्रुता बनी हुई है, बुधदेव के अग्नि तत्व बढ़ जाने की वजह से और यहाँ पर सिंह राशि होने की वजह से यह भाव आपका मजबूत होना शुरू हो जाएगा और व्यर्थ की टेंशन कम होनी शुरू हो जाएंगी। कब से? जैसे ही 19 जुलाई आ जाएगी। अब यहाँ पर मूल क्या निकल के आता है? मूल यही निकल के आता है कि जब तक यहाँ पर 7 जुलाई नहीं आ जाती है और शुक्र आगे मूव नहीं करते हैं, तब तक जो कर्म क्षेत्र है आपका वो प्रभावित नहीं होगा। उसके पश्चात 12 जुलाई से जब 12 जुलाई के बाद से जब मंगलदेव को एक्सपीरियंस मिलने लग जाएगा, बड़प्पन मिलने लग जाएगा देवगुरु बृहस्पति देव से, तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपके पक्ष में आनी शुरू हो जाएंगी। यानी जो पहला वीक है उसमें ही थोड़ा सा संघर्ष आपको केवल मानसिक आधार पर, क्योंकि चंद्र राशि है, देखने को मिलेगा। अब हम बढ़ते हैं सप्तम भाव की तरफ, जहाँ पर केतु देव बैठे हुए हैं। केतु देव जहाँ पर बैठे हुए हैं वहाँ 6 नंबर लिखा हुआ बुध देव का घर है। केतु देव यहाँ पर थोड़ा सा मिश्रित प्रभाव देंगे। मिश्रित प्रभाव ये समझिएगा कि ऐसा हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ों पे जहाँ पर आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता है वहाँ पर, क्योंकि नेचर आपकी बड़ी वैसी है, बहुत जल्दी क्षमा कर देते हो तो हृदय लगा लोगे, तो यहाँ पर जो पक्ष जो है वो हृदय का बहुत ज़्यादा बना रहेगा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा सतर्कता आपको बना के रखनी होगी कि केवल और केवल मुझे एकदम से जो डिसीजन लेना है, या किसी ने कोई भी ऐसी बात कही है जिस पे एकदम से गुस्सा आना चाहिए, रिएक्शन जो है एकदम देना चाहिए, तो वहाँ भी मेरी प्रार्थना रहेगी आप शांत बने रहिए। और ख़ास तौर से जो जीवन साथी के साथ या गृहस्थी सुख में कुछ परेशानियाँ पीछे से चलती आ रही थी, तो थोड़ा सा शांति बना के रखिएगा। समय टक्कर ज़रूर मारेगा, लेकिन अगर आपने अपना रिएक्शन कंट्रोल कर लिया तो बिज़नेस के आधार पर रिलेशंस और पारिवारिक दृष्टि से भी जो रिलेशंस आपके जो हैं वह मधुर ही बने रहेंगे। ध्यान रखिएगा, कंट्रोल आपको करना पड़ेगा। अब यहाँ पर यह समझिए कि सबसे अंतिम में जो द्वादश भाव है, यहाँ पर शनि बैठे हुए हैं और वी लिखा हुआ है। वी से हैं वक्री,
जून के एंड में 29 जून से लेकर 139 दिनों के लिए 15 नवंबर तक शनि वक्री हो जाएंगे। जैसे शनि वक्री हो जाते हैं तो स्कैनिंग की फील्ड में इनके पास एक दृष्टि अलग से आ जाती है, 3 दृष्टियों से अलग वह आ जाती है कि ये पीछे मुड़ के देखते हैं। पीछे मुड़ के यानी कि आपके लाभ स्थान को देखेंगे, द्वादश दृष्टि इनके पास आ जाती है केवल स्कैनिंग की फील्ड में। और जो यह दृष्टि होती है ये शनिदेव बहुत ज़्यादा इसको संवारने का प्रयास करते हैं जिस विभाग को देखेंगे। तो एक प्रकार से यहाँ पर जो लाभ स्थान है शनिदेव उसको बनाने का प्रयास करेंगे और सर्व लाभ का स्थान भी यह है। कुछ भी हमारे को जजमेंट लगानी होती है, निर्णय लेना होता है कि लाभ कैसा मिलेगा, तो शनिदेव यहाँ पर अपनी तरफ से सॉफ्ट कर रहे हैं उस स्थान को, ऐसी स्थितियाँ को पैदा कर रहे हैं मानसिक आधार पर जिनको समझते हुए अनुभव आधार पर आप आगे बढ़ना शुरू हो जाओ। और जब तक शनिदेव वक्री बने रहेंगे तब तक राहुदेव किसी भी प्रकार से अगर कोई चेष्टा ऐसी करेंगे कि अतिरिक्त ऊर्जा लगाने का प्रयास करेंगे तो वह भी नहीं कर पाएंगे। यानी 139 दिनों के लिए राहु से केवल और केवल आपको पॉजिटिविटी ही मिलेगी, केवल स्कैनिंग के अनुभव में। अब यह सारी स्थितियां आपकी निजी कुंडली में कैसी बनी हुई हैं उसको ही जांचने के पश्चात यह कहा जा सकेगा कि हाँ आपके ऊपर गोचरी गणना का यह प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि लगन में भी ऐसे ऐसे ग्रह बैठे हुए हैं, यह महादशा चल रही है और इस अमुक नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है और आपकी कर्म करने की पद्धति यह है। ये सारी चीज़ें आकलन लगाने के बाद ही कुछ भी निश्चित तौर पर कहना संभव रहता है। तो यह हो गई हमारी मीन राशि जुलाई 2024 के लिए। अब मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं